स्टूडेंट्स, आज BA फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर यानी कि विश्व के इतिहास में हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। इससे पूर्व के दो वीडियोस में भी मैंने आपको जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जो जर्मनी में समस्याएं विद्यमान थी उनके बारे में, उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने विलियम प्रथम और बिस्मार्क की कूटनीति के बारे में आपको बताया कि बिस्मार्क ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण जो वो प्रशा के नेतृत्व में हो, और इस कार्य को करने के लिए उसका ये मानना था कि जर्मनी की समस्याएं संसद व भाषणों से हल नहीं होंगी। इसके लिए हमें अपने सैन्य बल को मजबूत करना होगा। स्थिति का सही से आकलन कर उसने यूरोप की राजनीति में अपने दांवपेच कूटनीतिक दांवपेच इस प्रकार से फिट किए कि फ्रांस, रूस, इटली, इन पर उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जो अभी तक जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया का मुख्य स्थान था उसे उसने अकेला करने की नीति बनाई। और जब वो अपने इस प्रयास में सफल हो गया तब उसने फ्रांस के साथ भी कूटनीतिक चाल खेली और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण होने में या जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जो 3 युद्ध हुए, जो कि 1864 में डेनमार्क के साथ, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ और 1860 में फ्रांस और प्रशा के मध्य जो युद्ध हुआ, आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि और इन युद्धों के पश्चात कैसे उसने अपने साम्राज्य को दृढ़ किया और जर्मनी का एकीकरण करने में सफल हुआ। तो आइए देखते हैं हम इस अपने थर्ड वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं और कि किन किन माध्यमों से किस प्रकार उसने अपनी कूटनीतिक चालों से इन राष्ट्रों के साथ अपने संबंध बनाए। सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है श्लेस्विग होल्स्टाइन की समस्या और डेनमार्क से युद्ध, जो कि 1864 में हुआ था। श्लेस्विग और होल्स्टाइन ये जो दो डची थी और इन पर डेनमार्क का काफी लंबे समय से अधिकार चला। यद्यपि इनमें निवास करने वाले जो जनता थी वो अधिकांशतः जर्मन जाति की थी, लेकिन जर्मन डाइट ने निर्णय करके बाद में इन पर डेनमार्क के राजा का अधिकार स्वीकार कर लिया था। लेकिन वहां की जनता और साथ ही बिस्मार्क जो था वो ये नहीं चाहता था कि इन श्लेस्विग और होल्स्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार हो। अतः उन्होंने प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जनवरी 1864 में डेनमार्क को एक अल्टीमेटम दिया कि वो वहां से अपना अधिकार त्याग दे। लेकिन जब उनके अल्टीमेटम का कोई डेनमार्क पर असर नहीं हुआ तब फरवरी 1864 को उन्होंने डेनमार्क पर हमला कर दिया। अब जब डेनमार्क पर हमला हुआ तो कुछ समय पश्चात 1 अगस्त 1864 को डेनमार्क को ये लगने लगा कि इन दोनों की संयुक्त शक्ति के आगे उसका विजय होना आसान कार्य नहीं है। तो उसने 1 अगस्त 1864 को दोनों के साथ ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ एक समझौता किया। पहले उसने युद्ध बंदी की बात करी और फिर अक्टूबर 1864 में इन तीनों के मध्य वियना की संधि हुई। इस वियना की संधि के परिणाम स्वरूप श्लेस्विग, होल्स्टाइन और लैंडबर्ग प्रशा व ऑस्ट्रिया को उसने हस्तांतरित कर दिया। अब प्रशा ये चाहता था कि श्लेस्विग और
दोनों पर प्रशा का ही अधिकार रहे। अतः इनके मध्य जब इन दोनों प्रदेशों को लेकर खींचतान हुई, उस समय फिर 14 अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया और प्रशा के सम्राट के मध्य एक समझौता हुआ, जो कि गेस्टाइन नामक स्थान पर हुआ और गेस्टाइन समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्लेष्विक पर प्रशा का अधिकार माना गया। होल्स्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया को मिला और साथ ही जो ये लाइनबुर्ग का क्षेत्र था उसका भी फायदा प्रशा को मिला। लेकिन इस समझौते से ऑस्ट्रिया जो है वो नाराज था और जिसका परिणाम ये हुआ कि अंदर ही अंदर ऑस्ट्रिया युद्ध की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ प्रशा भी इस समझौते से पूर्णतः संतुष्ट नहीं था और वो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। धीरे धीरे युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ। अब युद्ध से पूर्व, क्योंकि प्रशा या हम कहें बिस्मार्क अपनी कूटनीति का पूरा फायदा उठा रहा था, उसने रूस के साथ तो उसके पहले व्यक्तिगत मैत्री थी भी, और जब पोलैंड ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था तब बिस्मार्क ने रूस का साथ देकर उसकी मैत्री को प्राप्त कर लिया था। फ्रांस के साथ उसने ये एक समझौता किया कि यदि वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में उसका साथ देगा तो वो उसे राइन का क्षेत्र या बेल्जियम का प्रदेश देगा, लेकिन उसके लिए उसने कोई उसे लिखित में कुछ नहीं दिया। साथ ही इटली के साथ उसने ये समझौता किया कि यदि 3 महीने के अंदर ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली जो है वो बिस्मार्क का समर्थन करेगा और इसके बदले में बिस्मार्क जो है वो इटली को वेनेशिया का प्रदेश देने में सहायता करेगा। अब 1864 में ऑस्ट्रिया जो था वो क्योंकि श्लेष्विग होल्स्टाइन के उस पर अपनी उससे सहमति नहीं रख पा रहा था, तो उसने ये कहा कि वो इस समझौते को खत्म करना चाहता है। साथ ही उसने 1 जून 1866 को जर्मन डाइट जो था उसे आमंत्रित किया और उसने श्लेष्विग और होल्स्टाइन का जो क्षेत्र था, साथ ही लाइनबुर्ग जो कि तीसरा क्षेत्र था, उस पर ऑस्ट्रिया द्वारा समर्थित ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग को देने की बात बिस्मार्क से कही। बिस्मार्क इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने ये कहा और साथ ही ऑस्ट्रिया ने ये कहा कि वो इस संधि को समाप्त करना चाहता है, गेस्टाइन के समझौते को समाप्त करना चाहता है। तो दूसरी तरफ बिस्मार्क ने भी ये कहा कि यदि ऑस्ट्रिया गेस्टाइन के समझौते को नहीं मान रहा तो वो भी इस समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और उसने अपनी कुछ सेनाएं जो थी वो जून में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भेज दी। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया और 3 जुलाई 1866 को सेडोवा में निर्णायक युद्ध हुआ। ये जो युद्ध था ये केवल 7 सप्ताह चला, लेकिन इस युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। अब इस युद्ध में प्रशा विजयी हुआ और बवेरिया, सैक्सनी, हनोवर, व्यूटेम्बर्ग पर प्रशा का अधिकार हो गया। इस समय जो प्रशा का शासक था विलियम प्रथम, वो ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर अधिकार कर लिया जाए, लेकिन क्योंकि बिस्मार्क जो था वो एक महान कूटनीतिज्ञ था और उसे था कि यदि बिस्मार्क
यदि ऑस्ट्रिया की राजधानी पर प्रशा ने अधिकार कर लिया तो वो उनके हित में नहीं होगा, अतः उसने अपने शासक को ऐसा करने के उससे रोक दिया। परिणाम स्वरूप 23 अगस्त 1866 को इन दोनों के मध्य प्राग की संधि हुई, और प्राग की संधि जब हुई तो उसमें एक जिसका ये हुआ कि वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित संघ में ऑस्ट्रिया का जो प्रतिनिधित्व था वो समाप्त कर दिया गया। श्लेस्विग होल्स्टाइन और फ्रैंकफर्ट नगर प्रशा में सम्मिलित कर लिए गए। साथ ही वेनेशिया इटली को दे दिया गया, और ऑस्ट्रिया ने स्वीकार करा कि मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मन परिसंघ प्रशा के नेतृत्व में बनाया जाएगा। तो ये जो प्राग की संधि थी ये ऑस्ट्रिया के लिए बहुत अधिक अपमानजनक थी, लेकिन अब उसके पास अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। और प्राग की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का नेतृत्व जर्मनी से, जर्मन संघ से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, और अब जर्मनी के एकीकरण का जो मार्ग था वो बिस्मार्क के लिए प्रशस्त हो गया। जर्मनी के एकीकरण से पूर्व एक तीसरा जो युद्ध हुआ वो फ्रांस और प्रशा के मध्य 1870 में हुआ, क्योंकि सेडोवा के युद्ध के पश्चात ये जो युद्ध हुआ था इसमें जब फ्रांस ने बिस्मार्क से राइन नदी का क्षेत्र देने की बात कही थी तो बिस्मार्क ने इस बात से इनकार कर दिया, और जिसका कि फ्रांस को बहुत अधिक मलाल था। अतः फ्रांस और प्रशा के संबंध निरंतर खराब होते चले गए, और बिस्मार्क का राइन का क्षेत्र न देना इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। साथ ही साथ इस समय जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी तो मैक्सिको में एक राजकुमार की हत्या हो गई थी, जिसके पीछे बताया गया कि संभवतः इसमें फ्रांस का हाथ था। तो इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को काफी आघात पहुंचा। दक्षिणी जर्मनी के बवेरिया, विटेम्बर्ग, बेडन और हेस के जो 4 प्रदेश थे उन पर फ्रांस का प्रभाव था, और बिस्मार्क को ये पता था कि जब तक ये प्रदेश जर्मनी के पास नहीं आएंगे दक्षिणी संघ के, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न भी, कि स्पेन की जो महारानी थी उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, और राजा लियोपोल्ड जो थे वो जो थे फ्रांस के उन्हीं गद्दी पर बैठाने की बात थी। और ये जो राजा लियोपोल्ड थे इन्हें प्रशा का समर्थन प्राप्त, बिस्मार्क चाहता था कि वो इन्हें गद्दी पर बैठाए। तो प्रशा के शासक का संबंधी होने के कारण इन्हें गद्दी पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रारंभ में तो लियोपोल्ड कुछ हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अपनी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात फ्रांस के मंत्रियों ने ये घोषणा करी कि वो लियोपार्ड को कभी भी स्पेन का शासक स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्योंकि फ्रांस और प्रशा वो ये मानते थे कि इन्हें प्रशा का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में लियोपार्ड को गद्दी पर बैठाना एक महत्वपूर्ण समस्या उनके लिए उत्पन्न हो सकती थी। अतः 15 जुलाई 1870 को बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और इस युद्ध की घोषणा का कारण क्या था कि जब प्रशा के शासक विलियम प्रथम और फ्रांस के राजदूत के मध्य ये लियोपोल्ड के संबंध में बातचीत हुई, तो उन्होंने विलियम प्रथम ने इस बात की सूचना बिस्मार्क को तार से दी। बिस्मार्क ने उस तार का एक संक्षिप्त रूप प्रसारित किया,
जिसको देखकर ये लगता था कि फ्रांस को तो ये लगा कि जर्मन के सम्राट ने फ्रांस के राजदूत का अपमान किया है, और जर्मन जनता को ये लगा कि उनके शासक का फ्रांस द्वारा अपमान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में शीघ्र ही परिस्थितियां ऐसी बन गई कि पेरिस में प्रशा के विरुद्ध युद्ध की मांग की जाने लगी। यद्यपि ब्रिटेन ने दोनों राज्यों में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सितंबर 1870 को सीडान में जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी सेना बुरी तरह गिर गई। यद्यपि फ्रांसीसी सेना की संख्या काफी थी, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप दूसरी तरफ 4 सितंबर 1870 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस अभी तक ये चाहता था कि वो यूरोप में अपना प्रभाव स्थापित रखे, क्योंकि उसे पता था कि यदि प्रशा का यूरोप में अधिकार हो गया तो फ्रांस का महत्व धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए वो फ्रांस को निरंतर कमजोर बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन 18 जनवरी 1871 को वारसाई के राजमहल में भव्य आयोजन किया गया, और जिसमें कि क्या हुआ कि विलियम प्रथम को वर्साई के शीश महल में जर्मन राज्यों के सभी शासक उपस्थित हुए, और उस भव्य दरबार में सुसज्जित मंच पर प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को बैठाया गया। दरबार में सम्राट विलियम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का शासक घोषित किया गया, और बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया, और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। और इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो दक्षिण जर्मन राज्य थे, उन्होंने फ्रांस का सहयोग न करके किसका, प्रशा का सहयोग किया, जिसके कारण बिस्मार्क की शक्ति और अधिक बढ़ गई, और फ्रांस जो था वो अकेला पड़ गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, सेडान के युद्ध के परिणाम स्वरूप 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप अल्सेस, लॉरेन आदि प्रदेशों पर फ्रांस का अधिकार हो गया, और फ्रांस ने लॉरेन पर फ्रांस का अधिकार नहीं, यहाँ पर जर्मनी का अधिकार हो गया। और अब फ्रांस को काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा, और फ्रांस ने 70,000 पाउंड युद्ध हर जाने के रूप में प्रशा को दिए। अप्रैल से 1871 में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का ये कार्य पूर्ण हुआ। तो हम देखते हैं कि इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें उन्होंने मेज़नी, कैबूर, गैरिबाल्डी, इन तीनों ने सार्डिनिया के पक्ष में कभी गणतंत्रवादी राजतंत्रवादियों का सहयोग करके वो एकीकरण का कार्य पूर्ण किया। लेकिन बिस्मार्क द्वारा जो जर्मनी का एकीकरण किया गया, उसका मुख्य आधार जो था वो उसकी कूटनीति, और कूटनीति के साथ साथ उसमें उसने सैन्य शक्ति को प्रमुख बनाया। उसने संसद को महत्व प्रदान न करके राजा विलियम प्रथम का निरंतर सहयोग करते हुए ऑस्ट्रिया, जो कि एक लंबे समय से जर्मन साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, उसे एकाकी करके फ्रांस, जो यूरोप में एक विशाल शक्ति के रूप में जाना जाता था, उससे प्रारंभ में उसे सहयोग प्रदान किया, और बाद में उसके साथ
सेडान के युद्ध में उसे विजित करके उसकी जो पहले उसकी हार हुई थी प्रशा की, उसका बदला लिया। साथ ही साथ रूस और इटली का समर्थन प्राप्त करके वो अपने उद्देश्यों में सफल हुआ और जर्मनी का एकीकरण हो। थैंक यू।